नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश श्रीवास्तव आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का मेरा ये वीडियो एक भारतीय होने के नाते हम सभी को अपने संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संविधान कब बना, क्यों बना, किस डेट को लागू हुआ, इसके बनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक भारतीय होने के नाते आपको भी ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान का प्रस्तावना क्या कहता है। तो दोस्तों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया। इसीलिए 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसका प्रस्तावना। इस प्रस्तावना पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा और आपको ये बताना चाहूंगा कि ये प्रस्तावना जब हमारे भारतीय संविधान में है, यानी कि जो संविधान भारत के राजनेताओं का, प्रशासनिक अधिकारियों का, राष्ट्रपति का, सभी का मार्गदर्शन करता है, तो इसके होते हुए भी इतनी ज्यादा कुरीतियां क्यों है, लोकतंत्र में कुरीतियां क्यों है। मैं आपको भारत के प्रस्तावना को पढ़ के सुनाता हूं और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पर कितनी बड़े बड़े इसमें लूप होल्स है। भारत का प्रस्तावना कहता है, हम भारत के लोग, यानी कि वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जहां पर बात आती है, वहां पर हमारे पास एक अपनी खुद की पावर है, लेकिन वास्तव में ये नहीं है। हम यहां पर परमाणु परीक्षण करते हैं और हमारे ऊपर विदेशों में अमेरिका हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाता है। हम प्रभुत्व संपन्न नहीं है। हम अपनी नदियों का पानी अगर पाकिस्तान जाने से रोकते हैं तो हमारे ऊपर यूएनओ में आरोप लगते हैं। तो हम प्रभुत्व संपन्न नहीं हुए, और अगर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे है। समाजवादी, अगर हम बात करते हैं समाजवादी, यानी समाज के हर नागरिक को समान अधिकार है। अगर समाज के हर नागरिक को समान अधिकार है तो जाति के आधार पर आरक्षण क्यों? आरक्षण को मैं मानता हूं, ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन मार्क्स में छूट क्यों है, आयु में छूट क्यों? ये समाजवाद का कौन सा अंग है? आप आरक्षण कर सकते हैं, आप बिल्कुल करिए, आप 30%, 40%, 50% पर करिए, लेकिन मानकों में समझौता नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम इसको समाजवादी नहीं कहें, क्योंकि हर समाज के व्यक्ति को समान अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ सामान्य वर्ग को आप छोड़ दीजिए, बाकी अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग बिल्कुल है। अगर ये आयोग है तो समाज में सभी को समानता नहीं है, क्योंकि एक वर्ग को आपने किसी आयोग के हवाले नहीं किया। अगली बात आती है पंथ निरपेक्ष, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में यह था कि हमारे यहाँ पर उस समय पाकिस्तान को धर्म के आधार पर ही बांटा गया था, तो हमारे भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। लेकिन अगर धर्मनिरपेक्ष है तो फिर अल्पसंख्यक आयोग क्यों है? अल्पसंख्यकों जैसे शब्द की क्या आवश्यकता है जब पंथ निरपेक्ष, जब भारत का हर नागरिक समान है, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक क्यों? अल्पसंख्यक हम वहां पर कहते हैं जहां पर एक धर्म विशेष का आधिपत्य हो, यानी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र हो और हिंदुओं के अलावा सारे लोग अल्पसंख्यक है। तब तो यहां पर समझ में आता है कि भाई अल्पसंख्यक शब्द का प्रमाण है। दूसरी चीज, भारत के राष्ट्रपति भवन से हर साल अजमेर शरीफ को चादर जाती है। भाई ये क्यों? धर्मनिरपेक्ष देश में आप एक को भेज रहे हैं, आप मंदिरों को भेजते हैं क्या? मौलवियों को सैलरी दी जाती है, पुजारियों को नहीं दी जाती। राष्ट्रपति भवन में अवतार पार्टी होती है, बाकी पार्टियां नहीं होती हैं। तो फिर हम पद निरपेक्ष कैसे हो गए? हम सोचिए, संविधान का पहला पन्ना है प्रस्तावना, और प्रस्तावना में ही जो लिखा हुआ है, हमारे संविधान निर्माता और संविधान को इस समय पालन कराने वाले फॉलो नहीं कर रहे। इसके बाद लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब आप सोचिए, जेएनयू में लोग नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। एकता की बात कहां गई? अगर आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो जिनको नहीं मिल रही है, उनके अंदर जो जिनको मिल रही है, उनके प्रति कोई बंधुत्व भावना होनी ही नहीं है। ये प्रयोगात्मक विचार है, और अगर नहीं है तो आप मुझे दीजिए और फिर मुझसे आप प्रेम कर लीजिए।
अगर आपका हक छीनकर, आपका अधिकार छीनकर कोई मुझे दे और फिर आपको कहे कि आप मुझसे बंधुता करिए, तो आप करेंगे? आप नहीं करेंगे। अधिकार सिर्फ उसको मिलना चाहिए जो अधिकार का पात्र है। आप गरीबों को आर्थिक सहायता कीजिए, गरीबों को बिना किसी जाति धर्म को देखे हुए गरीबों को आप पढ़ाई की पुस्तकें दिलाइए, उनकी फीस दीजिए, उनको कपड़े दिलाइए। ये बंधुता बढ़ाने वाले, क्योंकि गरीब हर वर्ग में है, हर जाति में है, हर धर्म में है। तो हमारे प्रस्तावना में जो ये लिखा हुआ है, हम इसी को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, ना हम धर्मनिरपेक्ष हैं, ना हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, ना हम समाजवादी हैं, ना हम लोकतंत्र हैं। क्योंकि लोकतंत्र में आप भगवान राम को गाली दे दो चलेगा, आप भगवान कृष्ण को गाली दो चलेगा, लेकिन अगर आपने अंबेडकर को गाली दे दी नहीं चलेगा। आप भगवान राम के मंदिर की मूर्तियां तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने एक अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी तो एसपी और जिला कलेक्टर सारे वहां पर आ जाएंगे। हिंदुत्व के खिलाफ आप कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम के खिलाफ आप एक लाइन बोल दो, मारकाट मच जाएगी। तो ये लोकतंत्र कहाँ हुआ? तो जो भारत के संविधान का जो प्रथम पृष्ठ है, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना, वो वास्तव में आज भी इस लोकतांत्रिक देश में लागू नहीं। और जिस संविधान की पुस्तक का पहला पेज है आज तक हम लागू नहीं करा पाए हैं, तो वो संविधान हमें न्याय कैसे दिलाएगा? ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, जो मुझे भारत के संविधान के से ही मिले हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मेरा इस अधिकार को कोई हनन नहीं कर सकता है। वैसे अब मैं संविधान के भाग, अनुसूचियों और अनुच्छेद के ऊपर पूरी सीरीज निकालूंगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इस पूरे संविधान में जो भी चीजें वर्णित हैं उनको एक एक करके बताऊं। आपको याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि भारत का संविधान भारत के नागरिकों के लिए क्या कहता है। दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, बुरी लगती है तो कमेंट कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि भारत के संविधान के बारे में मैं ऐसी अनूठी सीरीज निकालने वाला हूं जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।